नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें उस दौर में ले जाएगा जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। मतलब हम बात कर रहे हैं 9वीं से 17वीं सदी के बीच की एक जबरदस्त उथल-पुथल का दौर, जिसने ना सिर्फ धरती का नक्शा बदला बल्कि समाज को और हमारी सोच को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस महान बिखराव और फिर से दुनिया के बनने की कहानी को समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वेनिस जैसे शहरों से। देखिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो एक बिल्कुल नई ताकत का सिंबल था। और वो ताकत थी व्यापार की, कॉमर्स की। जहां पुरानी दुनिया जमीन और वफादारी के दम पर चलती थी, वहीं वेनिस ने दिखाया कि अरे, दौलत और व्यापार से भी एक पूरा साम्राज्य खड़ा हो सकता है। समझिए कि ये उस पुराने जमे हुए सिस्टम में पहली बड़ी दरार थी। अच्छा, उस समय को समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं। रोमन साम्राज्य तो ढह चुका था और उसके बाद का पश्चिमी यूरोप कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। शहर छोटे थे और ज्यादातर जिंदगी गांव के आसपास ही सिमटी हुई थी। मतलब ये एक ऐसी दुनिया थी जो बिल्कुल ठहरी हुई लगती थी और इसे दो बड़ी ताकतें चला रही थीं। एक था सामंतवाद और दूसरा था मजहब यानी आस्था। तो सवाल उठता है, ये सामंतवाद, जिसे अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं, आखिर था क्या? देखिए, ये एक सोशल सिस्टम था। पूरा का पूरा सिस्टम खेतीबाड़ी पर टिका था, जो किलों और जागीरों के आसपास होती थी। इसमें होता ये था कि किसान, जिन्हें सर्फ कहते थे, वो लॉर्ड्स यानी जमींदारों की जमीन पर काम करते थे और बदले में मिलती थी सुरक्षा और रहने की जगह। ये एक तरह का सौदा था, काम के बदले वफादारी और सेवा। अब जरा इस समाज के स्ट्रक्चर को देखिए, एक पिरामिड की तरह था। सबसे ऊपर टॉप पर बैठा है राजा, उसके ठीक नीचे हैं बड़े बड़े लॉर्ड्स, फिर उनके नीचे आते हैं छोटे लॉर्ड्स या जागीरदार, और सबसे नीचे इस पिरामिड की नींव में है किसान। मतलब पावर और लॉयल्टी दोनों ऊपर से नीचे की तरफ बहती थी। ये एक इतना पक्का, इतना कठोर ढांचा था कि इसमें कोई अपनी जगह बदल नहीं सकता था। और हाँ, इस पूरे सिस्टम को एक बहुत मजबूत खंभे का सहारा था, और वो था कैथोलिक चर्च। चर्च का काम सिर्फ लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाना नहीं था। नहीं, वो तो खुद में एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत था, एक बहुत बड़ा जमींदार था। एविग्नॉन में पोप का ये जो महल है ना, ये बस एक झलक है कि चर्च के पास कितनी बेहिसाब ताकत और दौलत थी। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो 12वीं सदी आते आते इस ठहरी हुई दुनिया में दरारें पड़नी शुरू हो गई। व्यापार, नए नए शहर और सबसे बढ़कर नए आइडियाज, ये सब मिलकर पुरानी व्यवस्था को जोरदार चुनौती दे रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे बदलाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मुस्लिम राज्यों और बाइजेंटाइन साम्राज्य से जो ट्रेड हो रहा था, उससे यूरोप में नई दौलत आ रही थी। फिर हुए धर्म युद्ध, जिन्हें क्रूसेड्स कहते हैं, उनके दौरान यूरोपीय राजाओं के कनेक्शंस दुनिया के दूसरे हिस्सों से बने। और शायद सबसे जरूरी बात, सदियों के अंधेरे के बाद ग्रीक आर्ट और फिलॉसफी के आइडियाज वापस यूरोप में लौट रहे थे। और इन्हीं सब आर्थिक और बौद्धिक बदलावों के संगम से एक जबरदस्त सांस्कृतिक आंदोलन का जन्म हुआ, जिसे हम आज पुनर्जागरण या द रेनेसांस के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ पेंटिंग और मूर्तियों का दौर नहीं था। नहीं, ये तो सोच में आई एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। सबसे बड़ा और गहरा बदलाव आया लोगों की सोच में। जैसा कि ये लाइन कहती है, इटली के शहरों में जो अमीर लोग थे, अब उनका ध्यान मरने के बाद की जिंदगी से हटकर इसी जिंदगी पर आ गया था। वो लोग इसी दुनिया को, इसी पल को जीना चाहते थे, इसका जश्न मनाना चाहते थे और इसे बेहतर तरीके से समझना चाहते थे। और इसी नई सोच का नतीजा ये हुआ कि आर्ट, साइंस और लिटरेचर में मानो एक धमाका हो गया। अब आर्टिस्ट, स्कल्प्टर और राइटर भगवान से ज्यादा इंसान में दिलचस्पी ले रहे थे, उसके आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे अचानक इंसान यूनिवर्स के सेंटर में आ गया हो। अब देखिए, जब दिमाग के दरवाजे खुलते हैं ना, तो दुनिया के दरवाजे भी खुल जाते हैं। रेनेसा की यही जो खोज करने की भावना थी, इसी ने यूरोप के लोगों को पूरी दुनिया नापने के लिए उकसाया। और सबसे बड़ी बात, अब उनके पास ऐसा करने के लिए टेक्नोलॉजी भी थी और पैसा भी। ये जहाज, ये उस नए दौर का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये सिर्फ लकड़ी और पाल का बना एक ढांचा नहीं है, ये उस दौर की महत्वाकांक्षा का, जिज्ञासा का और पूरी दुनिया पर छा जाने की इच्छा का प्रतीक है। इसी ने उन यात्राओं और खोजों को मुमकिन बनाया जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये सब कुछ हुआ बहुत ही तेजी से। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए।
1492 कोलंबस अमेरिका पहुंचता है। उसके सिर्फ 6 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है और अगले कुछ ही दशकों में स्पेन मेक्सिको पर कब्जा कर लेता है और पुर्तगाली व्यापारी चीन पहुंच जाते हैं। मतलब कुछ ही सालों के अंदर दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। मगर एक सच्चाई ये भी है कि जब अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं तो नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता। इन ग्लोबल मुलाकातों के जो परिणाम निकले वो बहुत कॉम्प्लेक्स और अक्सर बहुत क्रूर थे। ये सिर्फ खोज का दौर नहीं था, ये टकराव और कब्जे का भी दौर था। यूरोप से आने वाले लोगों के रवैये के 2 अलग-अलग चेहरे थे। एक तरफ तो कुछ लोग थे जो वाकई सीखने और समझने के लिए उत्सुक थे, जैसे ज्योग्राफर हसन अल-वज़्ज़ान जिन्होंने पोप के लिए अफ्रीका पर लिखा। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग आक्रामक और घमंडी थे। वो जहां भी गए वहां के लोगों को खुद से कमतर समझा और जोर जबरदस्ती से व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाना चाहा। अच्छा, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों ने इन यूरोपियों को कैसे देखा। मतलब इस्लामिक दुनिया, भारत और चीन जैसी जो पुरानी और बड़ी सभ्यताएं थी, उनके लिए तो ये यूरोपियन बस एक अजीब सी चीज थे, एक कौतूहल। दूसरी तरफ जापान ने बहुत तेजी से उनकी टेक्नोलॉजी को सीखा और अपना लिया, यहाँ तक कि 16वीं शताब्दी के अंत तक वो बड़े पैमाने पर बंदूकें बनाने लगे थे। और अमेरिका में, वहां तो एस्टेक साम्राज्य के दुश्मनों ने इन यूरोपियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। लेकिन इन मुलाकातों का एक बेहद भयानक नतीजा भी निकला, खासकर अमेरिका में। वहां के कुछ इलाकों में यूरोप से आई बीमारियों की वजह से 16वीं शताब्दी के खत्म होते होते 90%, जी हाँ 90% तक की मूल आबादी खत्म हो गई। ये एक बहुत बड़ी अकल्पनीय मानवीय त्रासदी थी। और इस पूरे मामले में चर्च की भूमिका भी बड़ी विरोधाभासी थी। मतलब एक तरफ तो चर्च दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं की स्टडी का एक बड़ा सेंटर था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि चर्च ने ही उन लोगों पर हमलों को बढ़ावा दिया जिन्हें वो गैर ईसाई मानता था। तो ये ज्ञान और हिंसा का एक बहुत ही अजीब सा मेल था। तो सवाल ये है कि सदियों तक चली इस उथल-पुथल ने आखिर हमें विरासत में क्या दिया? खैर, इसने एक बिल्कुल नई ग्लोबल व्यवस्था की नींव रखी, एक ऐसी दुनिया बनाई जिसके असर हम आज भी महसूस कर सकते हैं। इस युग की विरासत क्या है? एक तरफ तो इसने ग्लोबल ट्रेड का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरी दुनिया को जोड़ता था। अलग अलग महाद्वीपों के बीच आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और सामान का लेन देन शुरू हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में ज़मीन और संसाधनों के लिए देशों के बीच कभी न ख़त्म होने वाले झगड़े शुरू हुए और अटलांटिक पार दास व्यापार की वो क्रूर प्रथा भी शुरू हुई जिसने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दीं। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, इस दौर ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा तो ज़रूर, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? और उस दौर की कौन सी अच्छी बुरी विरासतें आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रही हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।